नमस्कार साथियों, मैं हूं अमितदीप शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। साथियों, इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वीडियो है जिसमें 14 जनवरी से 21 जनवरी तक के प्रश्नों को कवर किया गया है। प्रश्न हम देखेंगे नियुक्तियों से संबंधित, पुरस्कार से संबंधित, खेल से संबंधित, बैठकों से संबंधित, विज्ञान व दिवस से संबंधित। इसके अलावा कुछ अन्य टॉपिक से भी प्रश्नों को रखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 डाक टिकट श्री राम मंदिर को समर्पित जारी किए हैं। इनमें किसकी फोटो है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया है। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी प्राकृत, पाली और फारसी भाषा को अब इस भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया है। तो नई शिक्षा नीति के तहत भारत सरकार ने फारसी, पाली और प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया है। तो वर्तमान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है। तो वर्तमान में जो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं इन्हें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली भाषा है वह है तमिल। इसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। देखिए, बहुत ही प्रश्न पूछता है कि कौन सी ऐसी भाषा है जिसे सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो यह है तमिल। ठीक है। उसके बाद वर्ष 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। उसके बाद 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। वहीं 2013 में मलयालम को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था और 2014 में उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अब ये वही 6 भाषाएं थीं और अभी 3 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा, तो ये कुल हो जाएंगी 9। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से याद रखिए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। गुजरात के किस स्थान पर 800 ईसा पूर्व मानव बस्ती के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वडनगर। तो गुजरात के वडनगर में 2800 साल पुरानी बस्ती के अवशेष मिले हैं। इसका जो अध्ययन है वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और डेक्कन कॉलेज द्वारा किया गया है। यह जो स्थान है वडनगर, यहाँ पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गांव के पास है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और ये अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर को समर्पित डाक टिकट हाल ही में किसके द्वारा जारी किए गए हैं। मैंने शुरुआत में ही बताया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर को समर्पित 6 विशेष डाक टिकट जारी किए गए। इन टिकटों पर अगर हम बात करें तो एक पर राम मंदिर, दूसरे पर भगवान गणेश, तीसरे नंबर पर हनुमान और चौथे पर जटायु, पांचवें पर केवटराज और छठे टिकट पर मां सबरी के चित्र अंकित हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसी दौरान एक पुस्तक भी जारी की गई जिसमें 20 देशों द्वारा जारी किए गए टिकटों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव के लिए किसे चुना गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रंजन गोगोई। तो जो रंजन गोगोई हैं ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो असम सरकार द्वारा असम सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, जो रंजन गोगोई हैं ये वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं। असम के दूसरे सर्वोच्च सम्मान असम सौरभ से 4 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर इनमें है डॉक्टर किशन चंद्र नौरियाल जो कि कला संस्कृति के क्षेत्र में सम्मानित किया जाएगा, और दूसरे हैं एल्विस अली हजारिका जो कि तैराकी से संबंधित हैं। वहीं तीसरी है हिमा दास जो कि एथलेटिक्स से संबंधित हैं, और चौथी हैं नादीराम देउरी जो कि तिवा नृत्य से संबंधित हैं। इन्हें असम गौरव से सम्मानित किया जाएगा जो कि असम का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। वहीं असम के तीसरे सर्वोच्च सम्मान से जो कि है असम सौरभ, इससे 17 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है,
तो 17 लोगों के जो नाम हैं वो दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। वहीं अब देखते हैं ये असम वैभव पुरस्कार स्वरूप 1 पदक, प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। इसके तहत भाई जो असम का सर्वोच्च सम्मान है असम वैभव, ठीक है भाई। दूसरा सर्वोच्च सम्मान है असम सौरभ, इसके तहत 1 प्रशस्ति पत्र और 1 पदक और 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। वहीं असम सौरभ पुरस्कार के तहत 1 पदक, प्रशस्ति पत्र और 3 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। तो तीनों पुरस्कारों की जो राशि है वो याद रखिएगा, जो असम वैभव है इसकी 5 लाख और असम जो गौरव है इसकी 4 लाख और असम सौरभ की है 3 लाख। बाकी इनके साथ 1-1 पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में महतारी वंदना योजना की शुरुआत की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। तो महिलाओं की आर्थिक सहायता करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत पात्र महिलाओं को प्रत्येक माह 1,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, यानी सालाना 12,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। इसकी राजधानी है रायपुर, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। बढ़ते हैं आगे। साथियों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारी जो द बेस्ट ज्ञान की वार्षिकी ई बुक है ये लॉन्च हो चुकी है और काफ़ी सारे दोस्तों ने इसे खरीद लिया है और इसे आप भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई धार दे सकते हैं। इसमें सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स दिए गए हैं, डेमो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आप इस लिंक से क्लिक करके मतलब ले सकते हैं, इसे गूगल में सर्च करके, और जो इसका लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके अलावा आप करंट अफेयर मेंबरशिप भी ले सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है जनवरी 2024 के दौरान किस देश ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की? तो सही उत्तर होगा भाई ऑप्शन सी ईरान। तो ईरान ने अभी हाल ही में 16 से 17 जनवरी 2024 के दौरान पाकिस्तान के बलूचिस्तान के आतंकी संगठन जैश अल अदल पर हमला किया। तो याद रखिएगा अभी ईरान ने पाकिस्तान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की है। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला ईरान जो है वो अमेरिका ने जो 2011 में की थी, ठीक है, और भारत ने 2016 में की थी। इसके बाद ये तीसरा देश बन गया है, कौन सा? ईरान, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तान ने ईरान में ऑपरेशन मार्गवार सरमाचर चलाया, ठीक है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने पाकिस्तान के साथ साथ इराक और सीरिया पर भी सर्जिकल स्ट्राइक की इसी दौरान, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं ईरान की। तो ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान और मुद्रा है रियाल और आधिकारिक भाषा है फारसी और राष्ट्रपति जो है वो है इब्राहिम रईसी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हाल ही में कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आर प्रज्ञानंदा। तो टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में विश्व शतरंज चैंपियन डिग लिरेन जो कि चीन के हैं को हराकर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, जिन्हें आर प्रज्ञानंदा कहा जाता है, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी का मुकाम हासिल किया है। आर प्रज्ञानंदा जो हैं वह 2018 में भारत के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत रैंकिंग के अनुसार भारत की सेना कौन से स्थान पर रही है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चौथे स्थान पर। तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जो 2024 है इसमें भारत की जो सेना है वो इसमें चौथे स्थान पर रही है, यानी चौथी सबसे ताकतवर सेना रही है। अब देख लेते हैं शीर्ष देश जो कि सेना के मामले में शीर्ष देश हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी सेना जो है वो सबसे ताकतवर है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है रूस, तीसरे नंबर पर आता है चीन और चौथे नंबर पर अपना प्यारा भारत आता है, ठीक है। वहीं 5वें नंबर पर दक्षिण कोरिया, छठे नंबर पे आता है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और 7वें नंबर पे आता है जापान और 8वें नंबर पे तुर्की, 9वें नंबर पर पाकिस्तान और 10वें नंबर पे आता है इटली।
अब बात कर लेते हैं निम्न देशों की, यानी जिसकी सेना जो है वो सबसे कमजोर है। इसमें सबसे पहले स्थान यानी सबसे लास्ट में 145वें स्थान पर आता है भूटान। वहीं 144वें स्थान पर है मालदोवा और 143वें स्थान पर है सूरीनाम और 142वें पे बेनिन है और 141 पे है लाइबेरिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें जैसे नीचे ये ग्राफ बढ़ता जाएगा ये ताकतवर होते जाएंगे, जैसे कि भूटान सबसे लास्ट में है, इसके ऊपर मालदोवा, तीसरे नंबर पे है सूरीनाम, चौथे पे बेनिन और एक 5वें नंबर पे है लाइबेरिया। ठीक है, तो याद रखिएगा जो अपना देश भारत है वह सैन्य ताकत रैंकिंग में चौथे स्थान पर रहा है। बढ़ते हैं आगे। जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मुंबई में। तो मुंबई में 12 जनवरी 2024 को जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का जो विषय है वो याद रखने योग्य है, तो विषय है डिकोडिंग द ट्रांजिशन फॉर इंडिया, याद रखिएगा। तो भारत सरकार के पर्यावरण, नव और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन जो है वो किया गया। सम्मेलन में वर्ष 2070 तक नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य रखा गया या रोड मैप की रूपरेखा तैयार की गई। तो अगला प्रश्न है साथियों, किस राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की शुरुआत की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का साथियों कर्नाटक, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा शिवमोगा में बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत शैक्षणिक वर्ष जो है 2022-23 में स्नातक व डिप्लोमा धारकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आर्थिक सहायता के रूप में जो डिग्री धारक हैं इन्हें 3,000 रुपये प्रति माह। ठीक है, वहीं जो डिप्लोमा धारक हैं इनके लिए 1,500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। तो भाई कर्नाटक राज्य की बात है तो कर्नाटक के स्पेशल में हम देख लेते हैं कर्नाटक के राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं। तो एक है बंदीपुर राष्ट्रीय पार्क और दूसरा है वनारघट्टा राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क, और यहाँ पर है कुदेरेमुख नेशनल पार्क और नगर हॉल यानी राजीव गांधी नेशनल पार्क और अंसी नेशनल पार्क। ठीक है, तो साथियों ये जो 5 नेशनल पार्क हैं ये आपके कर्नाटक राज्य में है, याद रखिए पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो बर्नी हॉट रहा है, यह किस राज्य में है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेघालय। तो थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA के अनुसार मेघालय का बर्नी हॉट वर्ष 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। वहीं बिहार का बेगूसराय जो है वह दूसरे स्थान पर है तथा उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा तीसरे स्थान पर है। वहीं इस रिपोर्ट में के अनुसार जो है वो दिल्ली है वो देश का 8वां सबसे प्रदूषित शहर रहा है। तो याद रखिएगा इस रिपोर्ट के अनुसार जो पहला शहर है वो मेघालय का बर्नी हॉट है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मेघालय की, तो मेघालय में राष्ट्रीय पार्क देख लेते हैं। यहाँ पर है वल्फाक्रम नेशनल पार्क और दूसरा है नोकरेक नेशनल पार्क। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है क्राउन प्रिंस फेडरिक एक्स हाल ही में किस देश के राजा बने हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डेनमार्क। तो भाई क्राउन प्रिंस फेडरिक जो एक्स हैं वह 14 जनवरी 2024 को डेनमार्क के राजा बन गए हैं। वह अपनी माँ जो है रानी मार्गरेट द्वितीय के उत्तराधिकारी बने हैं। रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्ष तक शासन करने के बाद अभी हाल ही में अपने पद से त्याग दिया है, तो उनके स्थान पर ही ये बने हैं। ठीक है, कौन? क्राउन प्रिंस फेडरिक एक्स। अब बात कर लेते हैं डेनमार्क की, राजधानी है कोपेनहेगन, मुद्रा है डेनिश क्रोन। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है किस राज्य सरकार ने एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन जो अमृत है वह शुरू किया है या शुरू करने की घोषणा की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केरल ने। तो भाई केरल के औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत यानी संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणु रोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप शुरू किया गया है। अब बात कर लेते हैं केरल की, और केरल में भी हम देखेंगे कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं। तो यहाँ पर है एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेटन नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुडी सोला नेशनल पार्क,
पंबादुम सोला नेशनल पार्क। तो साथियों याद रखिएगा, ये जो है नेशनल पार्क हैं ये आपके केरल के अंदर हैं। बढ़ते हैं आगे। विलियम लाई चिंगते हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ताइवान। तो भाई विलियम लाई चिंगते हाल ही में ताइवान के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। वह जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हैं। अब बात कर लेते हैं ताइवान की। राजधानी है ताइपे और मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। तो राजस्थान के बीकानेर में 12 से 14 जनवरी 2024 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन किया गया। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में देखेंगे हम राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर है सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है, और रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, थार नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एमजे अकबर। तो एमजे अकबर और के नटवर द्वारा संयुक्त रूप से गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन नामक पुस्तक जो है वह लिखी गई, जिसका हाल ही में विमोचन हुआ है। तो साथियों आपको बता दें, जो के नटवर हैं इन्होंने इस पुस्तक की प्रस्तावना को लिखा है, ठीक है। बाकी जो पुस्तक है वो आपकी एमजे अकबर द्वारा लिखी गई है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न है, प्रसिद्ध उर्दू शायर मुनव्वर राणा का हाल ही में देहांत हो गया, उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन बी, 2014 में। तो भाई प्रसिद्ध उर्दू शायर मुनव्वर राणा 14 जनवरी 2024 को देहांत हो गया। वह कले के कैंसर से पीड़ित थे। उन्हें वर्ष 2014 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तथा वर्ष 2014 में ही उनकी जो कविता थी सहदवा, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करें इनके जन्म की, तो उनका जन्म जो है वह उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, प्रभा अन्य का हाल ही में देहांत हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2022 में। तो प्रसिद्ध क्लासिकल गायिका प्रभा अन्य का 13 जनवरी 2024 को 92 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। उन्हें वर्ष 1990 में, साथियों आपको बता दूं कि इन्हें जो तीनों पुरस्कार पद्म पुरस्कार हैं ये तीनों प्राप्त हुए थे। तो वर्ष 2090 में पद्मश्री, ठीक है, वर्ष 2002 में पद्म भूषण और वर्ष 2022 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इसीलिए प्रश्न जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी, 15 जनवरी को, ठीक है। तो भारतीय सेना दिवस जो है वह 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम है वो थीम है राष्ट्र की सेवा में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, पेंच टाइगर रिजर्व डार्क स्काई पार्क की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व बना है, यह भारत के किस राज्य में है? तो साथियों ये है आपके महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व ने हाल ही में देश के पहले डार्क स्काई पार्क की उपलब्धि हासिल की है तथा एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क के रूप में चिन्हित किया गया है। तो काफी बड़ी उपलब्धि है साथियों ये। तो इसके अंधेरे आकाश की सुरक्षा और प्रकाश प्रदूषण को रोकने के लिए डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित किया गया है। पेंच अभ्यारण्य की स्थापना जो है वह 1977 में हुई थी। यह जो पेंच अभ्यारण्य है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बारे में हम देखेंगे राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर चंदोली नेशनल पार्क, और यहाँ पर गुगामल नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, ताडोबा नेशनल पार्क है और पेंच नेशनल पार्क है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य सरकार ने सांगली जिले के अटपाडी क्षेत्र को एक नए संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा सांगली जिले के अटपाडी क्षेत्र को एक नए
संरक्षण रिजर्व की घोषणा की गई है, जिसका नाम अटपाडी संरक्षण रिजर्व रखा गया है। इसका जो उद्देश्य है वो स्थान और कनेक्टिविटी में सुधार, जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में रामसर स्थल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 3 रामसर स्थल हैं, जो कि पहला है नंदुर मध्यमेश्वर, जो कि 2019 में घोषित किया गया था, और लोनार झील है, ये भी रामसर स्थल में शामिल है, इसे 2020 में घोषित किया गया था। और तीसरा है ठाणे क्रीक, इसे 13 अगस्त 2022 को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। बढ़ते हैं आगे। भारत और किस देश के तटरक्षकों के मध्य सहयोग काइजिन नामक अभ्यास का आयोजन किया गया। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जापान। तो भारत और जापान के तटरक्षकों के मध्य चेन्नई के तट पर सहयोग काइजिन नामक अभ्यास का आयोजन किया गया। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन के 54वें संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ शुरू हुआ। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दावोस। तो विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन की 54वीं बैठक का आयोजन जो है वह स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 जनवरी को शुरू हुआ, जो 19 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया। ठीक है, इस बैठक को वैश्विक संघर्षों, जलवायु परिवर्तन और डीप फेक पर बढ़ती चिंताओं के बीच शुरू किया गया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जो हैं वो स्मृति ईरानी, हरदीप सिंह पुरी और अश्विनी वैष्णव ने भाग लिया, और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी इस बैठक में हिस्सा लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सबके नाम। बढ़ते हैं आगे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किसके द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया या किया गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वाई एस जगन मोहन रेड्डी। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी द्वारा विजयवाड़ा में 19 जनवरी 2024 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात आई है आंध्र प्रदेश की। यहाँ के राष्ट्रीय पार्क हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर है पप्पीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। बढ़ते हैं आगे। देश का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर कुम्हेरा ग्राम में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, जो 31 जनवरी 2024 तक बन जाएगा। यह अभ्यारण्य राष्ट्रीय गोकुल मिशन से मिले 24 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ बनाया जा रहा है। ये जो गाय अभ्यारण्य है ये 50 एकड़ क्षेत्र में फैला है इसका परिसर। ठीक है, और अगर नोट में आपके पढ़ के बताऊं तो भारत का जो पहला गौ अभ्यारण्य था, ठीक है, वो मध्य प्रदेश के साजपुर जिले के ग्राम सालरिया में खुला था, जो 24 दिसंबर 2012 में खोला गया था। तो भाई ये था गौ अभ्यारण्य। ठीक है, और ये जो यूपी में बन रहा है ये क्या है, गाय अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। पढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 16 जनवरी को। तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2022 में हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने के रूप में घोषणा की गई थी। यह दिवस जो है वो पहली बार वर्ष 2022 में मनाया गया था। बात कर लेते हैं स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की। तो इसकी जो शुरुआत है वह वर्ष 2016 में की गई थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है भारत सरकार ने किस वर्ष तक सड़क सुरक्षाओं में होने वाली मृत्यु को 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो सही उत्तर होगा साथियों इसका ऑप्शन बी, वर्ष 2030 तक। तो भारत सरकार ने 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को 50% कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसकी घोषणा जो है वह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा की गई। ठीक है, तो भारत में जो अगर बात करें तो हर घंटे सड़क दुर्घटनाओं में 19 मौतें होती हैं और 53 लोग घायल हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बर्नार्डो एरोवेलो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ग्वाटेमाला।
तो बर्नार्डो एरोव्लो 15 जनवरी 2024 को ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। अब बात कर लेते हैं ग्वाटेमाला की। राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी और मुद्रा यहाँ की है ग्वाटेमाला क्वेतजल और आधिकारिक भाषा यहाँ की है स्पेनिश। देखिए क्या हुआ है साथियों, अभी हाल ही में देखा गया है कि देशों की मुद्राओं और राजधानी को छोड़ के क्या आधिकारिक भाषा पूछी जाने लगी है, तो इसीलिए मैंने मेंशन करवा दिया है, स्पेनिश है ग्वाटेमाला की आधिकारिक भाषा। बढ़ते हैं आगे। साथियों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो का कंटेंट जो है वो आपको पसंद आता है तो कृपया करके इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और कम से कम एक फ्रेंड के साथ आप शेयर कर दें जिससे ये वीडियो दूर तक पहुंच सके, ठीक है। तो याद रखिएगा शेयर और लाइक जरूर करें और कमेंट में कोई सुझाव है उसे जरूर कमेंट करें। तो प्रश्न है साथियों, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में कितने भारतीय बहुआयामी गरीबी से, किससे भाई, बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 24.82 करोड़ लोग जो हैं वह बहुआयामी गरीबी जो है इससे भारतीय मतलब बाहर आ गए हैं। कौन? भारतीय। तो साथियों नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में वही रिपीटेड कंटेंट है, ठीक है। तो 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। अब यहाँ पर बात आई है नीति आयोग की। तो साथियों इसकी स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2015 को होती है, मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं जो कि अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। तो ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और सीईओ हैं इसके वी.आर. सुब्रमण्यम। बढ़ते हैं आगे। आईएमएफ के अनुसार दुनिया भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के कारण कितने प्रतिशत नौकरियां खत्म होने का खतरा है? तो साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 40%। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे आईएमएफ कहा जाता है के अनुसार दुनिया भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के कारण 40% नौकरियां खत्म हो जाएंगी, ऐसी आशंका जो है वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जताई गई है। तो आईएमएफ की जो एमडी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, इन्होंने 15 जनवरी 2024 को शुरू हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक है, वार्षिक बैठक है, इसके दौरान ही चर्चा की थी इसके बारे में, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं आईएमएफ की। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ। स्थापना होती है 27 दिसंबर 1945 को, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और सदस्य देशों की बात करें तो ये है 190, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है फीफा के पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब हाल ही में लियोनल मेसी ने जीता है, यह किस देश के हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी ने फीफा के पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीत लिया है। तो भाई यहाँ पर कुछ अन्य पुरस्कार हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का जो पुरस्कार है वह लियोनल मेसी ने जीता, जैसा कि ऊपर बताया गया है, ये अर्जेंटीना के हैं। वहीं सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का जो पुरस्कार है वह एटाना बोनमती ने जीता है जो कि स्पेन की हैं। वहीं सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच का जो पुरस्कार है वह पेप गार्डियोला ने जीता है जो कि स्पेन के हैं। वहीं सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कोच का जो पुरस्कार है वह सरीना बिगमैन ने जीता है जो कि नीदरलैंड की हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर का जो अवार्ड है वह एडरसन ने जीता है जो कि ब्राजील के हैं सॉरी। और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर का जो अवार्ड है वह मैरी इयर्स ने जीता है जो कि इंग्लैंड की हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 150 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी हाल ही में कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। तो भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं रोहित शर्मा, यह 150 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। वहीं उनसे कम की अगर हम बात करें तो 134 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड जो है वो आयरलैंड के हैं, पॉल स्टर्लिंग इनके नाम है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, हरियाणा। तो हरियाणा के फरीदाबाद में 17 जनवरी 2024 को
भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन शुरू हुआ, जो 20 जनवरी 2024 तक आयोजित होगा। इसकी जो मेजबानी है वह ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद द्वारा की जा रही है। महोत्सव का ये जो है वह 9वां संस्करण है और इसका जो विषय है वह है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हरियाणा की और इसमें हम देखेंगे हरियाणा के राष्ट्रीय पार्क। तो यहाँ पर है कलेसर राष्ट्रीय पार्क और सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। देखिए जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये काफी पूछा जाता है, क्योंकि आपको बता दें यूपी में एक सुल्तानपुर जिला है। ठीक है, तो सभी का जो डाउट है वो सुल्तानपुर यूपी में जाता है, इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो हरियाणा में है। बढ़ते हैं आगे। आईसीसी द्वारा किसे दिसंबर माह 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पैट कमिंस। तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं पैट कमिंस। इन्हें आईसीसी द्वारा दिसंबर 2023 माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं आगे साथियों और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है आईसीसी द्वारा किसे दिसंबर 2023 माह के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दीप्ति शर्मा। तो भारतीय महिला गेंदबाज हैं दीप्ति शर्मा। इन्हें आईसीसी द्वारा दिसंबर 2023 माह के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न हाल ही में आयोजित हुए पहले बीच गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो साथियों दीव में पहले द बीच गेम्स 2024 का आयोजन 4 से 11 जनवरी 2024 के दौरान किया गया। इसकी मेजबानी जो है वह दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव द्वारा की गई। इसमें मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक 18 पदक जीते, जिनमें 7 स्वर्ण पदक शामिल हैं और इसे जीतकर ये शीर्ष पर रहा है। अन्य राज्यों का प्रदर्शन अगर हम देखें तो महाराष्ट्र जो है वह दूसरे स्थान पर रहा है। इसने 14 पदक जीते, जिनमें 3 स्वर्ण पदक हैं। वहीं तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु, इसने 12 पदक जीते। चौथे स्थान पर मेजबान जो है दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव, यह इन्होंने 12 पदक जीते। वहीं पांचवें स्थान पर है असम, इसने 8 पदक जीते हैं और इसमें 5 स्वर्ण पदक हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है मकरा बिलुक्कू उत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह ऑप्शन डी है, केरल। तो जो मकरा बिलुक्कू उत्सव है इसका जो आयोजन है वह केरल में किया गया। तो केरल, ठीक है, केरल के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ के राष्ट्रीय पार्क देख लेते हैं केरल में कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर एराविकुलम नेशनल पार्क है, मथिकेटनर नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, अनामुडी 16 नेशनल पार्क है और पंबादुम 16 नेशनल पार्क, ये भी केरल में है। साथियों दोबारा रिपीट हुआ है तो आप इसे अच्छे से जरूर पढ़ लें। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू की प्रजाति हाल ही में किस राज्य में देखी गई है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम में ये दुर्लभ भूरे भालू की प्रजाति अभी हाल ही में देखी गई है। तो सिक्किम के वन और वन्यजीव विभाग के अधिकारियों ने 14 जनवरी 2024 को इसकी जानकारी दी। अब बात कर लेते हैं सिक्किम की। राजधानी है गंगटोक, राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न है भारतीय सेना ने कहा हाल ही में ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। तो भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है। ठीक है, तो साथियों ये ऑपरेशंस काफी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। इसे जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी इलाके में शुरू किया गया है। अब बात कर लेते हैं भारतीय थल सेना या भारतीय सेना के बारे में। तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1895 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है और नौसेना अध्यक्ष यहाँ पर नौसेना अध्यक्ष की बात नहीं है। ठीक है, तो जो यहाँ के भारतीय सेना अध्यक्ष जो हैं तो थल सेना अध्यक्ष हैं आपके मनोज पांडे। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है आईसीसी की पहली न्यूट्रल अंपायर हाल ही में कौन बनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
सू रेडफर्न, ये जो है वह आईसीसी की पहली न्यूट्रल अंपायर बन गई हैं। तो इंग्लैंड की हैं सू रेडफर्न, जो आईसीसी की पहली न्यूट्रल यानी तटस्थ अंपायर बनी हैं। वह ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच आगामी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच की अंपायरिंग करेंगी। बात करें आईसीसी की, तो इसकी स्थापना होती है 15 जून 1909 को। मुख्यालय यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में है और अध्यक्ष हैं ग्रेग वार्कले। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया गया? तो सही उत्तर होगा साथियों इसका ऑप्शन सी, थाईलैंड। तो भारतीय नौसेना और थाईलैंड की रॉयल थाई नौसेना के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या 20 से 23 दिसंबर 2023 के दौरान आयोजित किया गया था। अयुत्या का जो अर्थ है वो है अजेय या अपराजेय, ठीक है। और अयोध्या भारत के अयोध्या और थाईलैंड में अयोध्या के महत्व का प्रतीक है। बात करें अगर थाईलैंड की, तो राजधानी है बैंकॉक, मुद्रा है थाई बात, प्रधानमंत्री है श्रेथा थाविसेन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। छठवें खेलो इंडिया गेम्स 2024 का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 जनवरी 2024 को तमिलनाडु में 6वें खेलो इंडिया गेम्स 2024 का उद्घाटन किया गया। इसका जो आयोजन है वह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में 19 से 31 जनवरी 2024 के दौरान किया जाएगा। इसमें जो है वो 5600 से अधिक एथलीट भाग लेंगे। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM का 19वां शिखर सम्मेलन हाल ही में किस देश में हुआ? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, युगांडा। तो साथियों 19 जनवरी 2024 को युगांडा के कंपाला में गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व किया। अब वर्ष 2022-25 की अवधि के लिए युगांडा जो है वह इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसकी भाई गुट निरपेक्ष आंदोलन की, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा कौन सा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया गया है? तो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन ए, संभव। तो भारतीय सेना ने एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है, इसे संभव नाम दिया गया है। बात करें अगर हम संभव की फुल फॉर्म की, तो इसकी है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, ठीक है। तो इसका ये जो है संक्षिप्त फॉर्म है संभव, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, कश्मीर के झेलम स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके किसके नाम पर रखा गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिपिन रावत। साथियों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इससे हमारा मनोबल जो है वह बढ़ता है। तो साथियों कश्मीर के बारामूल स्थित झेलम स्टेडियम का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। अब इसे जनरल बिपिन रावत स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये जो कि ब्रिटेन में है कि वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किया गया है, ठीक है। तो प्रश्न है, 75वें एमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सक्सेशन। तो 75वें एमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का जो पुरस्कार है वह सक्सेशन ने जीता। अन्य प्रमुख पुरस्कारों में हम देखें तो इसमें सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज का जो पुरस्कार है वह द बियर सीरीज ने जीता है, ठीक है। वहीं सर्वश्रेष्ठ लीड यानी मुख्य एक्टर इन ड्रामा सीरीज में किरण कल्किन ने जीता है सक्सेशन मूवी के लिए, ठीक है। वहीं सर्वश्रेष्ठ लीड एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज, इसका जो अवार्ड है वह सारा स्नूक ने जीता है सक्सेशन मूवी के लिए। बढ़ते हैं आगे। साथियों ये था साप्ताहिक करंट अफेयर, ठीक है, जो उम्मीद करते हैं आपको काफी पसंद आया होगा। इसमें हमने 15 से 21 जनवरी तक के प्रश्नों को कवर किया था, ठीक है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है आपके सभी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद जरूर आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कर लें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद। जय हिंद।